अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स नीट 2020 को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अपना ये जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इट इज अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expansion for Young's modulus is। बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक वायर दिया गया है जिसका लेंथ L है और इस वायर को हम वर्टिकली एक फिक्स्ड सपोर्ट से लटका रहे हैं और नीचे वायर के हम एक मैस को सस्पेंड कर रहे हैं। बेटा आप इसकी फिगर देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए दिस इज अ वायर हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। यहाँ पर ये सपोर्ट है बेटा, फिक्स्ड सपोर्ट, और ये हमारा वायर है। सो इसकी लेंथ बेटा जो है, ओरिजिनल लेंथ इसकी है, दैट इज L। ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन हम कहते हैं, आपको पता होगा इस ये जो वायर है इसमें थोड़ा थिकनेस भी होगा, तो बेटा इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। आपको ऐसे समझ आएगा बेटा, अगर ये मेरा ये जो मार्कर है इसको आप वायर समझिए, तो बेटा इसका जो ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्योंकि वायर हो या और कोई लीनियर ऑब्जेक्ट हो तो यूजुअली जो इसका एंड होता है वो सर्कुलर होता है। तो बेटा आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हो, या वायर की जो थिकनेस होगी, और थिकनेस को हम फील करते हैं एट द बॉटम। तो यहाँ मार्कर को आप देखिए, एट द बॉटम इसमें कुछ एरिया आपको नजर आ रहा है। इसी तरह जो भी वायर होती है बेटा, चाहे कितनी भी पतली क्यों ना हो, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा यहाँ पर दिया गया है दैट इज A। तो इस वायर को हम सस्पेंड कर रहे हैं वर्टिकली। फिर आगे क्वेश्चन कहता है the length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end। बेटा आप दूसरे केस में इस वायर के नीचे हम एक मैस को अटैच करते हैं, जिससे इस वायर पे जो है वेट अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इस वायर की लेंथ इंक्रीज होती है, और जो नई लेंथ वायर की होती है बेटा दैट इज L1। तो दूसरी जो सिचुएशन होगी वो इस तरह होगी, इस वायर की जो लेंथ है बेटा दैट इंक्रीजेस। सो यहाँ पर हमने एक मैस को अटैच किया, इस मैस को हम यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट किया गया है। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस। यहाँ हमने इस वायर को एक मैस अटैच किया, तो इस मैस के अटैच करने से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो बेटा जो ओरिजिनल लेंथ थी दैट वाज L, एंड जो अब इसकी लेंथ है दैट इज L1। बेटा आप समझ रहे हो, एक वायर है हमारे पास जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया एक रिजिड सपोर्ट से, इसको हमने सस्पेंड किया, इसको हमने लटकाया। तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक मैस अटैच किया, मैस M। तो मैस अटैच करने से बेटा इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, और जो नई लेंथ इसकी होती है दैट इज L1। तो बेटा मैस की वजह से यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम यहाँ भी इस मैस को दिखाएं तो यहाँ एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको आप mg कहते हो, वेट mg। तो वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस फोर्स mg की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, और इसकी लेंथ जो बनती है दैट इज L1। तो बेटा पहले हम देखेंगे जो इंक्रीज इन लेंथ है उसको देखेंगे, तो इसके बाद हम यंगस मॉडल्स पे आएंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें दो चीज़ें पहले यंगस मॉडल्स को समझने के लिए डिफाइन करनी होगी। एक तो यहाँ पर सिट्रस होगा और सिट्रैन होगा। यंगस मॉडुलस बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस भी कह सकते हो, इलास्टिक मॉडुलस। बेटा इसका सिंबल जो है दैट इज Y, एंड Y इज इक्वल टू सिट्रस डिवाइडेड बाय सिट्रैन। यंगस मॉडुलस जो होता है यूजुअली लीनियर ऑब्जेक्ट्स में किस हद तक, किस डिग्री तक डिफॉर्मेशन होगी, तो उस
जो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं उसको बेटा हम यंगेस्ट मॉडल्स कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन सिट्रस एंड सिट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन सिट्रस एंड सिट्रेन। तो बेटा सिट्रस जो होता है इसको हम बाद में डील करेंगे, पहले सिट्रस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सिट्रस जो होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस तरह फ्लूइड्स में हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो बेटा यूजुअली सॉलिड्स में इन प्लेस ऑफ प्रेशर हम सिट्रस को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आगे हम सिट्रेन पे आएंगे। बेटा जो सिट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, तो आप लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिट्रस होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ और सिट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर लेंथ बेटा इंक्रीज हो रही है, यहाँ से दिस इज इंक्रीज इन लेंथ। बेटा ये जो है दिस इज डेल्टा एल, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ से यहाँ तक आप समझिए दिस इज इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। सो सिट्रेन इज चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर यहाँ हमें कैपिटल एल से इसको डिनोट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। और बेटा ये जो यहाँ पर डेल्टा एल है इट इज L1 न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, L1 माइनस एल। तो यहाँ जो डेल्टा एल है आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, यहाँ जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल मीन्स इंक्रीज इन लेंथ दैट इज न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ, L1 माइनस एल। सो दिस इज L1 माइनस एल। अब हम आएंगे यंगेस्ट मॉडल्स पे। तो देखिए सिट्रस जो है, सिट्रस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होल डिवाइडेड बाय सिट्रेन दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो हम इसको अब रेसिप्रोकल करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा यहाँ। इसकी हमें शायद अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए so youngest modulus it is further equal to F divided by A into L divided by delta L. So this is further equal to FL F को बेटा हम mg हमें पता होता है, जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा था दैट वाज वेट ड्यू टू द मास m, जिसका वैल्यू होता है mg। सो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो वेट की वजह से हो रहा था। तो हमारे पास जो F है बेटा हम उसको F जो है यहाँ mg लिखेंगे हम। ओके, सो F इज इक्वल टू m इंटू जी। बेटा y इज इक्वल टू F के बदले हम लिखेंगे mg, फिर हमारे पास L है डिवाइडेड बाई A, और आपने देखा डेल्टा L इंक्रीज इन लेंथ, न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ, सो दैट इज L1 माइनस L। सो बेटा दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज mg L डिवाइडेड बाई A टाइम्स L1 माइनस L। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी mg L A L1 माइनस L। सो बेटा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism. Angle of prism is A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to mu A by 2, A divided by 2 mu, 2A divided by mu. बेटा ये जो क्वेश्चन है it has been taken from ray optics, तो वहाँ हम प्रिज्म का कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ दिस इज अ प्रिज्म, मैंने यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। तो बेटा यहाँ आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होती है वो कैसे होती है। यहाँ दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म। ये जो सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म।
ओके, दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, और बेटा ये जो है दिस इज द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो पहले लाइट यहाँ से आई, दिस इज द नॉर्मल टू द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द नॉर्मल टू द सेकंड सरफेस। आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I1। तो प्रिज्म में जब लाइट चली गई, यहाँ ये रिफ्रैक्ट हुई, विद इन द प्रिज्म लाइट इज रिफ्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन। अब देखिए दिस डायरेक्शन, यहाँ ये नॉर्मल के साथ एंगल R1 बना रही है पहले नॉर्मल के साथ, और यही रिफ्रैक्टेड रे सेकंड नॉर्मल के साथ एंगल R2 बना रही है। फिर ये प्रिज्म के बाहर इमर्ज होते हैं, जिसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे, प्रिज्म पे जो हमने लाइट इंसिडेंट की उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो प्रिज्म के बाहर लाइट इमर्ज हुई उसे हम बेटा इमर्जेंट रे कहते हैं। तो जो फाइनली एंगल बनता है इमर्जेंट रे और सेकंड नॉर्मल के दरमियान, उसे हम I2 से डिनोट करते हैं, और बेटा इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ 4 एंगल्स बनते हैं, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट सरफेस पे फर्स्ट नॉर्मल के साथ, फिर इसी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बनता है। तो फिर यही जो रिफ्रैक्टेड रे है दूसरे सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे बनती है, तो ये दूसरे नॉर्मल के साथ R2 एंगल बनाती है। फिर जब रे इमर्ज होते हैं, प्रिज्म के बाहर निकलते हैं, तो ये दूसरे नॉर्मल के साथ एंगल I2 बनाती है। लेकिन बेटा हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर दिया है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ जो मेन चीज़ है, एक तो ये है कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। तो दूसरी बात, यहाँ एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। लाइट जब अपोजिट सरफेस से इमर्ज करती है तो नॉर्मली करती है बेटा, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो इमर्जेंट रे है, जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये दूसरे सरफेस पे नॉर्मली इमर्ज होती है, या यू कैन से ये जो सेकंड नॉर्मल है हमारा, यहाँ पर हमारी इमर्जेंट रे जो है उसके साथ 0 एंगल बनाती है। मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, आप देखिए दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, दिस इज नॉर्मल टू द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ जो लाइट है बेटा, जो रिफ्रैक्ट होगी वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, यानी ये दूसरे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और चूंकि आपको पता है जो नॉर्मल होता है वो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो आप इसको अब इमर्जेंट रे भी समझ सकते हो। इसी डायरेक्शन में बेटा नॉर्मल भी होगा, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, और यहाँ एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। जो हमारी रे इमर्ज होती है वो नॉर्मली होती है, यानी इन अदर वर्ड्स जो लाइट इमर्ज होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल होती है। तो यहाँ आप 2 चीजें लिख सकते हो, एक यही हमारा नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल, और बेटा यही हमारी इमर्जेंट रे है, दिस इज द इमर्जेंट रे। तो आपको यहाँ बहुत एहतियात रखना होगा, इमर्जेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है। तो बेटा यहाँ हमारा एंगल है R1, और यहाँ एंगल R2 जो यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है वो यहाँ पर नहीं बनता है, या आप यूँ समझ सकते हैं कि बेटा जो R2 यहाँ पर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा लाइट नॉर्मली इमर्ज करती है। तो बस यही मेन कंसेप्ट है क्वेश्चन में कि R2 हमारा यहाँ पर 0 है। अगर लाइट इमर्ज नॉर्मली नहीं करती तो R2 कुछ न कुछ एंगल बनता 0 डिग्री से ऊपर। चूंकि लाइट नॉर्मली इमर्ज करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो R2 हमारा यहाँ पर 0 होगा। अब देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है A, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ मैं आपको ये डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि ये अलग एक कंसेप्ट है, तो यहाँ हम डायरेक्टली फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो बेटा जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो होता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R2 यहाँ पर 0 है, सो A इज इक्वल टू R1 प्लस 0
A इज इक्वल टू R1। अब हम बेटा सिनेल्स लॉ का यूज करेंगे। सिनेल्स लॉ, लेकिन आपको देखना है कि किस सरफेस पे आप सिनेल्स लॉ यूज करते हो। हम करेंगे सिनेल्स लॉ पहली सरफेस पे, यानी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं? रेयरर मीडियम से। लाइट किस मीडियम में जा रहे हैं? प्रिज्म में, जिसे हम डेंसर मीडियम कह सकते हैं। तो सिनेल्स लॉ हम यूज करेंगे फॉर दिस फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट सरफेस, या यू कैन से फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। बेटा सिनेल्स लॉ जो है दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो यहाँ आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू। Refractive index of the material of the prism is mu. This is Snell's law. Ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is equal to mu. लेकिन आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ हमारा जो ये R है, दिस इज R1, या आप R भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 R2 तब होता है जब R2 भी होता है। यहाँ R2 0 है तो आप R1 कहें या R कहें, कोई इसमें कोई बात नहीं। ओके, तो बेटा अब देखिए यहाँ हम R1 के बदले सिंपली R भी लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू R। तो यहाँ आप देखिए हम कैसे इसको करेंगे। आपको यहाँ एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो ये कि हम लिमिट्स में पढ़ते हैं, आप मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू थीटा होती है जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। बेटा याद रखिए ये एक इक्वालिटी नहीं है, बल्कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, लिमिटिंग केस। जब थीटा बहुत छोटा होगा, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा के बराबर होगी। सो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो बेटा साइन आई के बदले हम यहाँ आई लिख सकते हैं और साइन आर के बदले हम यहाँ आर लिख सकते हैं। तो बेटा वी कैन राइट आई डिवाइडेड बाय आर के बदले हम ए लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू I is equal to mu A. This is the answer. So angle of incidence is equal to mu times A. क्योंकि आपको पता है, हमने यहाँ दिखाया है R is equal to A, तो आपको R को रिप्लेस करना पड़ेगा A से। साइन I के बदले हमने लिखा I, साइन R के बदले हमने लिखा, चलिए पहले R ही लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। I divided by R is equal to mu, which implies I is equal to mu R, तो which implies I is equal to mu A, क्योंकि बेटा आपको पता है कि R की वैल्यू A के बराबर है। सो बेटा दिस इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन mu A इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन इज इन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हार्वर्ड and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes 4 times 1/4 double half। बेटा इस क्वेश्चन को मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम पहले दो कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं, क्योंकि इसका नाम ये है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट and this is the second source of light। बेटा इस डॉट को आप फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट समझिए, इसको सेकंड सोर्स ऑफ लाइट समझिए। तो इसका नाम A लिखेंगे, इसका B, और जो इनके दरमियान सेपरेशन होती है, डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज, वो यूजुअली D होती है, दैट इज यूजुअली इक्वल टू स्मॉल d। तो पहले हम ओरिजिनल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चेंजेस हमें करनी है। तो यहाँ हम एक स्क्रीन प्लेस करते हैं, इसको हम बेटा स्क्रीन कहते हैं, जहाँ पर हम फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ सुपरपोजिशन ऑफ दीज कोहेरेंट सोर्सेज होता है इन
लाइट सोर्सेज का सुपरपोजिशन होता है। तो यहाँ पर बेटा डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो वो जो फ्रिंजेस होते हैं उनको हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ मैंने वो स्क्रीन दिखाने की कोशिश की है। और एक और बात, ये जो स्क्रीन होता है बेटा, इट इज़ एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द लाइट सोर्सेज, फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बेटा यूजुअली ये डिस्टेंस जो होती है इट इज़ कैपिटल D, और जो सोर्सेज के दरमियान, लाइट सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल d। यहाँ पर वेव्स इमर्ज होती हैं, स्क्रीन पे हम इनका सुपरपोजिशन, और यहाँ पर इन वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं। तो बेटा अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें करना क्या है। In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is Howard, okay, this is the first coherent source and this is the second coherent source. यहाँ इनके दरमियान जो सेपरेशन है it is equal to small d, तो हमें ये हाफ करनी है। तो पहला पॉइंट हमें समझ आया, हमें ये जो d है इसको हाफ करना है। And the distance of the screen from the coherent sources is double. दूसरा पॉइंट, ये जो कैपिटल D है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, इसको हमें बेटा डबल करना है। तो हमें देखना है देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, यानी कि फ्रिंज विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। यूजुअली हम लेते हैं स्मॉल d और कैपिटल D, उस सूरत में हम पढ़ते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, लैम्डा टाइम्स कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। अब हम चेंजेस करेंगे, स्मॉल d को हाफ करेंगे, कैपिटल D को डबल करेंगे, फिर देखेंगे कि फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा। मैं आपको बताऊं कि फ्रिंज विड्थ जो होता है बेटा, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन या ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और या सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ वो होती है बीटा इक्वल टू लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d। मगर आपको पता है लैम्डा इज वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, वेव लेंथ। ओके, तो मैंने बताया d जो होता है सेपरेशन बिटवीन द लाइट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, और स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज, सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज। तो बेटा अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें कैपिटल D को डबल करना है। आपने देखा डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल, सो हमें D को 2 टाइम्स लेना है, और बेटा स्मॉल d को हमें हाफ करना है। तो बस ये कुछ चीज़ें हमें इस फॉर्मूला में चेंज करनी है, वी विल गेट द आंसर। ओके, तो अब जो फ्रिंज विड्थ होगी वो चेंज होगी, कॉमन सेंस से सेम तो नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। तो उसको हम पहले जो फ्रिंज विड्थ है इसको हमने बीटा से डिनोट किया, अब हम बीटा प्राइम से उसको डिनोट करेंगे। तो बेटा जो सेकंड सिचुएशन होगी वो बीटा प्राइम होगी, लैम्डा तो लैम्डा रहेगा, वेव लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, d के बदले हम लिखेंगे 2 d, और बेटा स्मॉल d के बदले हम लिखेंगे d/2। ओके, तो इस 2 को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, बेटा ये 2 और 2 4 बनेगा, 4 टाइम्स लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, 4 टाइम्स लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 टाइम्स, बेटा आप देखिए इसको मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, दिस इज फर्दर इक्वल टू 4। अब देखिए, आप आराम से देखिए, लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, दिस इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ आएगा बीटा, हमें आंसर मिला। सो जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो होगी 4 टाइम्स ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो बेटा होगी वो इंक्रीज होगी और बनेगी 4 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। सो द आंसर इज
4 टाइम्स, आंसर इज बेटा 4 टाइम्स। तो बेटा आज का जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।